नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। कांग्रेस आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे देगी क्या, और नरेंद्र मोदी ही उसे बचा पाएंगे? सच क्या है, आज इस पर बात करूंगा। पीएम मोदी का वो बयान जिससे कांग्रेस और इकोसिस्टम में आग लगी है। बिना एक भी वोट पड़े मोदी का कैंडिडेट कहां और कैसे जीत गया। बीच चुनाव बिन वोटिंग विनर घोषित। 2024 के बाद वाकई चुनाव नहीं होंगे क्या, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। केजरीवाल के खाने पर कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि एजेंडा टाएं टाएं फुस हो गया। केजरीवाल को इंसुलिन देने पर कौन सच बोल रहा है, जेल वाले या केजरीवाल? केजरीवाल को जमानत देने की मांग करने वाले को जुर्माना क्यों ठोक दिया कोर्ट ने, आज इसका चैप्टर भी है। उधर मोदी इधर योगी, विपक्ष को वोट के लिए तरसा देने की फुल तैयारी कैसे हो रही है। बंगाल में कोर्ट का ऐसा फैसला आया कि ममता परेशान है और मोदी की जयकार तय है क्या। कांग्रेस दफ्तर में ही कन्हैया कुमार को लेकर बवाल क्यों हो गया, यानी दूसरे चरण के चुनाव में किसका पलड़ा भारी, इस पर कंप्लीट चैप्टर भी होगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग के मुद्दे पर सियासी वार पलटवार के बीच दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी ने लैंडफिल साइट में लगी आग के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं दिल्ली सरकार ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया और आग लगने के कारणों की जांच कराने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन सियाचिन का दौरा किया। सियाचिन में राजनाथ सिंह ने सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने सियाचिन को सैनिकों के साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प की राजधानी बताया। चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की एक दिल छू लेने वाली तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें अनुराग ठाकुर एक गाय को रोटी खिलाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर पंजाब के डेहरा जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने रास्ते में गाय को देखकर काफिला रुकवा दिया और गाड़ी से नीचे उतरकर गाय को रोटी खिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण, तो मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप और राम नाईक को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। इस बार 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म विभूषण और 110 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक्टर रणवीर सिंह को डीप फेक वीडियो को लेकर मुंबई साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। असल में रणवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पॉलिटिकल मुद्दे पर राय देते हुए और मोदी सरकार की बुराई करते नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह का आरोप है कि यह वीडियो उनका नहीं है बल्कि डीप फेक है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, कांग्रेस आपकी संपत्ति क्या घुसपैठियों को देने वाली है और नरेंद्र मोदी ही बचा पाएंगे? सच क्या है? पीएम मोदी का वो बयान जिससे कांग्रेस और इकोसिस्टम में आग लगी है। बिना एक भी वोट पड़े मोदी का कैंडिडेट कहां और कैसे जीत गया। बीच चुनाव बिन वोटिंग विनर घोषित। क्या वाकई 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे? अब सबसे पहले इसका चैप्टर। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के प्रचार में भी पीएम मोदी के आगे कोई दिख नहीं रहा है। पीएम मोदी के आक्रामक अंदाज में प्रचार का असर देखिए कि पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन तिलमिलाई हुई है। पीएम मोदी ने कल और आज जिस अंदाज में बयान दिए हैं उससे विरोधी बैकफुट पर है। इधर पीएम मोदी के धमाकेदार प्रचार का रुझान भी आने लगा है। लोकसभा चुनाव किस तरह से आगे बढ़ रहा है अगर आप देखें तो पीएम मोदी के बयान से कांग्रेस के इकोसिस्टम में पूरी तरह से छटपटाहट दिख रही है। पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, फट 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 फट। पीएम मोदी के बयान से इंडी गठबंधन बैकफुट पर दिख रहा है। उधर मतगणना से पहले ही बीजेपी ने एक सीट जीत ली। आप कहेंगे ये कैसे बॉस, वोटिंग नहीं हुई तो सीट कैसे जीत ली? अभी बताऊंगा। यानी पीएम मोदी के धमाकेदार प्रचार का असर दिखने लगा है। गुजरात के सूरत लोकसभा सीट का चुनाव बीजेपी ने आज ही जीत लिया। सूरत में बीजेपी कैसे बिना मतदान जीत गई वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कैसे पीएम मोदी के एक बयान से कांग्रेस और इंडी गठबंधन में तनाव की लहर दौड़ गई। दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी जिस अंदाज में प्रचार कर रहे हैं उससे इंडी गठबंधन की नींव हिल गई है। पीएम मोदी दूसरे चरण के मतदान से पहले अलग पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। पीएम ने कल राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर देश के लोगों की संपत्ति पर है। कांग्रेस आप लोगों की संपत्ति छीन लेगी और उसे घुसपैठियों को बांट देगी।
सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी के इस बयान से कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगी है और सच्चाई क्या है। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस संपत्ति का जो बंटवारा है, आपकी संपत्ति का बंटवारा, वो घुसपैठियों में कर देगी। ये वो आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान से पूरी तरह से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ने लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सर्वे की बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया तो कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे कांग्रेस ने कभी इस तरह की कोई बात की ही ना हो, जबकि सच्चाई इसके उलट है। आपको 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान सुना था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित किया था, जिसमें देश के विकास की योजना को लेकर काफी कुछ कहा गया था। उसी दौरान मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों का है। सुनिए मनमोहन सिंह का वो बयान, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिलना चाह रहे हैं। To be revitalized, we will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. यानी तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ साफ कहा कि माइनॉरिटीज का अधिकार होना चाहिए और मुसलमानों का खास तौर पर। इसके अलावा पीएम मोदी ने संपत्ति के सर्वे और संपत्ति को बांट देने का मुद्दा भी उठाया। इस पर भी कांग्रेस का रिएक्शन ऐसा था जैसे कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसी बात कभी की ही ना हो। कांग्रेस का घोषणा पत्र जिस दिन रिलीज हुआ उसी दिन राहुल गांधी ने फाइनेंशियल सर्वे की बात करते हुए कहा था कि जिसका जो हक बनता है उसे देंगे। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी कैसे कांग्रेस को बैक टू बैक टेंशन दे रहे हैं। बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्वे होगा तो उसमें सबकी संपत्ति को आंका जाएगा। वो अपने हिसाब से उस चीज को बता रहे हैं। पीएम मोदी के अटैक से पूरा इंडी गठबंधन पैनिक मोड में है। फौरन यह साबित करने की कोशिश शुरू हो गई कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। पीएम मोदी को खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र दिखाएंगे कहा जा रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएम मोदी को समझाएंगे। मतलब खुद कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि उनके घोषणा पत्र में क्या है और उनके नेता राहुल गांधी कब क्या कह दे रहे हैं, और अब वो पीएम मोदी को घोषणा पत्र समझाएंगे। खैर, इस मामले में अब कांग्रेस सफाई देती फिर रही। कांग्रेस अध्यक्ष को भी सुनिए, फिर बताऊंगा राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो सर्वे कराने की बात कर रहे थे।
कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है उसमें? सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम? युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है? और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी MSP पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है? SC ST को और बैकवर्ड्स को जो बैकलॉग है और जो सरकार वैकेंसी है वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं। जो आज अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं उनमें से कोई ये नहीं बता रहा कि ये किसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी फिर चुनकर आ गए तो इस देश में चुनाव बंद हो जाएंगे। ये किस मैनिफेस्टो में लिखा है? अपनी मर्जी की बात करते हैं तब मैनिफेस्टो में नहीं बताते कि कहां लिखा है। ये किस मैनिफेस्टो में लिखा है बीजेपी के कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे? ये कहां लिखा है? तब तो बीजेपी का मैनिफेस्टो दुनिया को नहीं दिखाते। या जो इतने सालों से कहा जाता रहा कि मोदी आएंगे तो मुसलमान जैसे पता नहीं इस देश से खत्म हो जाएगा, 10 साल में क्या हुआ है मुसलमानों के साथ भाई? और दंगे कम हो गए देश में, आतंकवादी घटनाएं कम हो गई देश में। इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं को भी यह फील होने लगा है दरअसल कि पीएम मोदी ने जो आरोप लगाया है उसका असर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर हो सकता है। इसलिए सारे दल अपना वोट बैंक संभालने में जुट गए। जैसे अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार भी किया और अपना वोट बैंक संभालने की कोशिश भी कर ली। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग चुनावी रैली में अनर्गल बातें कहकर कांग्रेस के लिए जो झूठ फैला रहे हैं उससे भाजपा का अपना झूठ बाहर आ रहा है। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि 400 सीट पाकर जीतने वाले हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के जीतने पर क्या होगा कहकर जनता को डराकर चुनाव में कुछ वोट पाना चाहते हैं। एक समुदाय विशेष के बारे में नाम लेकर गलत बात कहना पूरी दुनिया में फैले उस समुदाय का अपमान है। पीएम मोदी ने रविवार को राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र को सवालों के घेरे में खड़ा किया तो कांग्रेस की घबराहट आपने देखी। आज फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वही हमला दूसरे अंदाज में किया। आज अलीगढ़ में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देशवासियों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और यह माओवादी सोच है जिससे कई देश बर्बाद हो चुके हैं। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कि अमित शाह ने कैसे कांग्रेस की दुखती नस पर हाथ रखा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस पर जब भी पीएम मोदी कोई आरोप लगाते हैं तो फौरन पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है और पीएम मोदी के आरोपों का फैक्ट चेक करने लगता है। एक से बढ़कर एक फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड फर्जी फैक्ट चेकर मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पीएम मोदी पर आरोप लगाती है तो ना एविडेंस की बात होती है, ना ही किसी फैक्ट चेक की बात करती है। आप खुद कांग्रेस के कुछ आरोप देखिए। नरेंद्र मोदी जीते तो 2024 का चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा। यह कहां लिखा है? इसका फैक्ट चेक कब होगा?
पीएम मोदी की वजह से देश में अल्पसंख्यक खतरे में है। 10 साल में क्या हुआ है अल्पसंख्यकों के साथ? यहां घर, राशन, रसोई गैस, शौचालय क्या नहीं मिल रहा है मुसलमानों को? नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये कहां लिखा है भैया? इसका कोई फैक्ट चेक करने वाला है? नरेंद्र मोदी जीते तो संविधान बदल देंगे, ये कहां हो रहा है भाई? ये किस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है? नरेंद्र मोदी तो देश में लौटे तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये 10 साल से ये लोग लोकतंत्र ही खत्म करा रहे हैं। इन बातों का फैक्ट चेक कहां है? क्या इंडी गठबंधन ये बता सकती है कि जो आरोप वो लगाती है उसके बारे में कहां लिखा है? क्या बीजेपी के घोषणा पत्र में है? पीएम मोदी, अमित शाह ने कुछ कहा है? आप खोजेंगे तो इन दोनों के नेताओं के बयान तो ऐसे नहीं मिल रहे। आप लगाएं राजनीतिक आरोप और दूसरा मनमोहन सिंह का बयान भी उठाकर बता दे तो भैया ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो पूरा समाज ही खराब कर दिया। इस तरह के कई आरोप कांग्रेस लगाती रही है, लेकिन उनकी सच्चाई पर कोई बात नहीं करती। सारे फैक्ट चेकर पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। हम आपको कुछ आरोपों की सच्चाई बताते हैं। 2014 में इन्होंने कहा था कि पीएम मोदी, मतलब मोदी अगर पीएम बने तो देश में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ जाएंगे, मतलब मुसलमान खतरे में जाएगा। सच्चाई यह है कि 2014 के बाद ना के बराबर दंगे हुए हैं। धारा 370 हटाई तो कहा इसे हटाया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। सच्चाई यह है कि आज कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगभग खत्म हो गई। बाकी राज्यों की तरह कश्मीर में भी विकास हो रहा है, पत्थरबाजी जीरो हो गई है। राम मंदिर पर कहा था राम मंदिर बना तो देश में दंगे होंगे। सच्चाई यह है कि राम मंदिर बनने पर कोई दंगा नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र और सर्वे के मुद्दे पर आज अमित शाह ने जो कहा उससे कांग्रेस के कई नेताओं का बीपी बढ़ गया। अमित शाह को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की नई टोन कैसे सेट कर दी। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। दरअसल ये कांग्रेस के लिए नया जख्म है और अब कांग्रेस को ऐसे और जख्मों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है और कर्नाटक में हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उस पर भी पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने वालों पर हमले हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक को लेकर क्या कहा, यह भी सुनिए एक बार। साथियों, यहां कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। पीएम मोदी ने एक तरह से कांग्रेस पर एक के बाद एक ऐसे सियासी बम फोड़ दिए जिससे इस चुनाव के खत्म होते होते कांग्रेस के साथ पूरे इंडी गठबंधन की सियासी धज्जियां उड़ सकती हैं। क्योंकि पीएम मोदी जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं उससे इंडी गठबंधन उबर नहीं पा रहा। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में आज बीजेपी का खाता भी खुल गया, यानी बीजेपी को एक सीट पर जीत मिल गई। अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी का खाता खुल चुका है। एक सीट जीत गए वो। वैसे तो ये खबर अगर आती तो 4 जून को ना आती, लेकिन उससे पहले ही सूरत में ये कमाल हो गया। बीजेपी के मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध चुनाव जीत गए और मुकेश दलाल को विनिंग सर्टिफिकेट भी मिल गया। ये देखिए, जीत गए वो। इस तरह से मुकेश दलाल 2024 लोकसभा चुनाव में पहली सीट जीतने वाले नेता बन गए हैं बीजेपी के।
सूरत में 7 मई को वोट पड़ने वाले थे, लेकिन अभी की स्थिति में अब वहां वोट ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वहां चुनाव नतीजा पहले ही आ गया भाई, विनर घोषित, वहां कोई है ही नहीं इनके खिलाफ लड़ने वाला। दरअसल सूरत से मुकेश दलाल की जीत पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सूरत से चली विजय की बयार, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन यह हुआ कैसे, यह भी बताता हूं। सूरत में यह कमाल कैसे हुआ? दरअसल हुआ क्या कि वोटिंग और काउंटिंग से पहले ही एक कैंडिडेट इसलिए जीत गया क्योंकि बीजेपी के मुकेश दलाल सूरत से उम्मीदवार थे और सूरत सीट से कुल 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया, बाकी के 8 कैंडिडेट्स ने अपना नाम ही वापस ले लिया। इस तरह बीजेपी के मुकेश दलाल के अगेंस्ट में कोई था ही नहीं, तो वो निर्विरोध जीत गए, इसलिए उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई कोई है ही नहीं आपके अगेंस्ट में लड़ने वाला, तो वोटिंग में होगा कौन, एक ही नाम ही होगा, उसी को वोट पड़ेगा, फिर तो जाइए आप जीत गए। सूरत में कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन क्यों रद्द हुआ, अब उसे भी समझिए। कांग्रेस ने 21 मार्च को सूरत से नीलेश कुंभानी को टिकट दिया। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल थी। नीलेश कुंभानी ने एक दिन पहले 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया, लेकिन 20 अप्रैल को बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर और सूरत के कलेक्टर सौरभ पारधी से शिकायत कर दी कि कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी और कांग्रेस के डमी कैंडिडेट सुरेश पडसाला दोनों के नामांकन फॉर्म पर प्रस्तावकों के सिग्नेचर फर्जी हैं। भाई आप कैंडिडेट बनते हैं तो कुछ लोग आपको प्रस्तावित करते हैं कि हाँ इनको बनाइए, तो वो प्रस्तावकों के सिग्नेचर फर्जी हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस के ऑफिशियल और डमी कैंडिडेट दोनों को एक दिन का समय दिया और 21 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा कि भाई कोई गलती हुई है तो सुधार देंगे। 21 अप्रैल को 11 बजे जब सुनवाई हुई तो कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी ने कहा कि उन्होंने अपने तीनों प्रस्तावकों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा, या तो वो अंडरग्राउंड हो गए हैं या किडनैप हो गए। अब जिसका सिग्नेचर फर्जी है वो कह रहा है कैंडिडेट कि भाई वो लोग ही नहीं मिल रहे हैं हमको, पता नहीं कहां चले गए, ऐसे प्रस्तावक थे। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रस्तावकों के सिग्नेचर को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और उनके दूसरी फाइल के सिग्नेचर से मैच कराया कि चलो वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट में जो सिग्नेचर उससे मिला के देखते हैं। तो उसमें भी सिग्नेचर में कई गड़बड़ियां निकल आई, यानी सिग्नेचर फर्जी निकल गया। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 36 सेक्शन 2 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर को यह अधिकार होता है कि वो नॉमिनेशन पेपर की जांच करे और उसमें किए गए सिग्नेचर की सत्यता को परखे। अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट किया जा सकता है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस के मुख्य और डमी दोनों कैंडिडेट के नॉमिनेशन रद्द कर दिए। बाकी बचे 8 कैंडिडेट्स ने खुद ही अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। अब सिर्फ बीजेपी का एक कैंडिडेट बचा मैदान में, तो उसे विनर घोषित कर दिया गया। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट निर्विरोध जीता, तो इससे भी कांग्रेस तिल मिला गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव। अब राहुल गांधी से कोई पूछे कि आपका कैंडिडेट जो सिग्नेचर दे रहा है वो सिग्नेचर फर्जी निकल रहे हैं, प्रस्तावक गायब हो जा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी क्या करेगी भाई? और करना होगा तो एक सीट पे करेगी। राहुल गांधी अपने कैंडिडेट की गलती का ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रहा है, जैसे वो हर बार फोड़ते हैं। देश में लोकतंत्र नहीं है, जुडिशरी नहीं है, मीडिया नहीं है, फलाना नहीं, दूसरे पे फोड़ दो, अपने ऊपर कुछ मत ले लेना भाई। अगर आपके कैंडिडेट ने सब नियम फॉलो किए होते तो सब कुछ ठीक से चलता, ये नौबत ही नहीं आती। खैर, अब कांग्रेस ये शिकायत कर रही है कि सूरत में तो उसके साथ बहुत गलत हो गया, तो कांग्रेस ने सूरत लोकसभा सीट के मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सूरत में चुनाव स्थगित करने की मांग कर दी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो सूरत में चुनाव की नई तारीख दे। अभिषेक मनु सिंघवी को सुन लीजिए एक बार। साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। अब कांग्रेस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पहला कमल तो खिल गया। मुकेश दलाल सूरत में जीत का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने जीत के बाद क्या कहा है वो भी सुन लीजिए।
आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का आभारी हूं कि इन्होंने मुझ पे विश्वास रख के मेरा चयन किया है। अब सूरत की सीट को लेकर कांग्रेस के नेता छाती पीट रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई निर्विरोध जीतकर सांसद बना। इतिहास बता देता हूं आपको इसका। नेहरू के जमाने में 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में 10 सांसद निर्विरोध चुने गए थे। नेहरू के ही जमाने में 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव में 11 सांसद निर्विरोध चुने गए थे। नेहरू सरकार में रक्षा मंत्री रहे यशवंत राव चव्हाण 1963 में नासिक से निर्विरोध चुने गए। तो राहुल गांधी के परिवार से जब लोग मुखिया होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उस दौरान ये सब हो रहा था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। तब जो है चुनाव बार बार हो रहे थे, तब ऐसा नहीं था कि अगली बार चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस के नेता PM सईद लक्षद्वीप सीट पर 1971 में निर्विरोध चुने गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण की मां प्रेमला चव्हाण 1973 में कराड़ से निर्विरोध जीती थी। 1980 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर सीट से निर्विरोध जीते। 2012 में डिंपल यादव कन्नौज सीट पर निर्विरोध जीती। यानी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई निर्विरोध जीता है, लेकिन यह पहली बार जरूर हुआ है कि बीजेपी का कोई सांसद पहली बार निर्विरोध जीता है। अब चूंकि बीजेपी का जीत गया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये तो ये लोग लेके चलते हैं पॉकेट में, घर में पानी नहीं आया लोकतंत्र खतरे में फेंक देंगे कार्ड। वैसे भी सूरत में अगर वोट भी पड़ते तो बीजेपी को टक्कर देने वाला भी कोई दूर दूर तक नहीं था। तो बीजेपी को यह करने की जरूरत क्यों है? सूरत लोकसभा सीट की हिस्ट्री क्या है वो भी सुनिए। 1989 से 1989 से लगातार सूरत बीजेपी जीत रही। यहां की 7 विधानसभा में बीजेपी का विधायक है। 2019 में बीजेपी को यहां करीब 75% वोट मिला था। यानी अगर 100 वोट पड़े तो 75 बीजेपी को मिले थे 2019 में। यहां पर 2019 में बीजेपी की जीत का मार्जिन 5.5 लाख था। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी यहां 5 लाख वोट से जीती थी। सूरत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच के वोट का अंतर भी आप देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सेटिंग गेटिंग की जरूरत बीजेपी को थी या नहीं और लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं। 2019 का चुनाव, ये सूरत का रिजल्ट आपको बता रहा हूं कि सूरत की सीट पर क्या हुआ था। बीजेपी को आए थे 7 लाख और 95,000 वोट, 95 के वोट आए थे बीजेपी को। कांग्रेस को कितना वोट आया था भाई, जिनके साथ बहुत अन्याय हो गया है? इनको आया 2,47,000 वोट। तो जीत का जो अंतर था दोनों के बीच में 5,48,000, 48 के इतने वोट का अंतर, 5,48,000 के वोट के अंतर से बीजेपी जीत रही थी। और वहां उनको ये करके चुनाव जो है वो जीतना पड़ेगा, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी को अगले बार तो चुनाव नहीं कराना है। सो कॉल्ड वगैरह वगैरह जो बातें हो रही हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया, मर गया। एक तो लोकतंत्र मरता है फिर जिंदा होता है, फिर मरता है फिर जिंदा होता है। अपने हिसाब से लोग मारते जिंदा करते हैं। ईवीएम का भी वही हाल है। पहले चरण में कम वोटिंग हुई तो मोदी तो गए, यानी पहले चरण में विश्वास है ईवीएम पर, फिर लास्ट होते 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 मामला गड़बड़ाएगा तो ईवीएम गड़बड़ा जाएगी। तो अपने हिसाब से मामला चल रहा है। खैर, इनका मामला तो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन केजरीवाल जी का मामला अपने हिसाब से नहीं चल पा रहा। अगले चैप्टर में देखिए, केजरीवाल के खाने पर कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि उनका एजेंडा टाइम फुस हो गया। केजरीवाल को इंसुलिन देने पर कौन सच बोल रहा है, जेल प्रशासन या केजरीवाल? केजरीवाल को जमानत देने की मांग करने वाले पर 75,000 का जुर्माना कोर्ट ने क्यों लगा दिया? अब जरा ये भी सुनिए। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी खूब राजनीति कर रही है, खूब माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है जेल में। केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करने दिया जा रहा है।
लेकिन आज केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी के सारे एजेंडे और हफ्ते भर से बनाए जा रहे माहौल की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से सलाह लेने की मांग कर रहे थे। यानी ये कोर्ट को भी ये नहीं लगा कि केजरीवाल की कोई ऐसी हालत है जिसमें उनके लिए अलग नियम की जरूरत पड़े और अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन की उन्हें परमिशन देनी चाहिए, जबकि केजरीवाल और उनके लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि बाप रे बाप, जैसे आफत ही आ गई, अब तो क्या होगा भगवान जाने। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है कि केजरीवाल के लिए डेली डॉक्टर्स के कंसल्टेशन की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी, बल्कि खबर यह भी है कि कोर्ट ने केजरीवाल के खाने को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिससे आम आदमी पार्टी के एजेंडे की धज्जियां उड़ गई। वो क्या कहा है आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि कोर्ट ने आज केजरीवाल की सेहत को लेकर क्या कहा। कोर्ट ने दिल्ली एम्स की निगरानी में एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दे दिया। मेडिकल बोर्ड ही तय करेगा कि केजरीवाल को खाने में क्या क्या दिया जाएगा। यानी अब केजरीवाल के घर से आलू पूड़ी मिठाई जैसे स्वादिष्ट और शुगर बढ़ाने वाले आइटम नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल को अब वही चीजें खानी होंगी जो मेडिकल बोर्ड तय करेगा। इसके अलावा केजरीवाल की डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन का डोज कब और कितना होगा, यह भी मेडिकल बोर्ड तय करेगा। यानी यह क्लियर हो गया कि केजरीवाल को कैसा इलाज चाहिए, इंसुलिन की डोज कितनी और कब चाहिए, यह केजरीवाल खुद से तय नहीं कर लेंगे। उनकी पार्टी तय नहीं करेगी कि आतिशी जी लेके चली गई इंसुलिन जेल के बाहर के, हमको तो अंदर इंसुलिन पहुंचाना। यह एक मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि केजरीवाल के इलाज के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। कोर्ट के इस आदेश से केजरीवाल के उस एजेंडे की हवा निकल गई जिसमें आरोप लगाया जा रहा था कि जेल में इंसुलिन न देकर केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। भाई ऐसा होता तो कोर्ट तुरंत कहता कि भाई दीजिए इनको इंसुलिन, ये तो नहीं बच पाएंगे लग रहा है। यह बात भी क्लियर हो गई, हम केजरीवाल के हिसाब से नहीं चलेंगे। आज कोर्ट ने केजरीवाल की अपील की सुनवाई करने के दौरान जो टिप्पणियां की हैं वो भी सुनिए, बड़ा शौक लगेगा आपको। कोर्ट ने कहा कि अदालत इस बात को नहीं समझ पा रही कि केजरीवाल का परिवार डॉक्टर के बताए गए तय खाने के खिलाफ जाकर पूड़ी आलू आम और मिठाई जैसा खाना क्यों भेज रहा है। कोर्ट सवाल पूछ रहा भाई कि डॉक्टर मना कर रहे किए हुए, डॉक्टर ने नहीं कहा कि यह सब खिलाओ, घर के लोग ये सब क्यों खिला रहे हैं जो केजरीवाल की सेहत के लिए खतरनाक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को घर में बने खाने में जो चीजें दी जा रही हैं वो उनके अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट प्लान से काफी अलग है। यानी केजरीवाल अपने ही डॉक्टर की बात भी नहीं मान रहे और अपनी सेहत के बजाय स्वाद के हिसाब से खाना खा रहे थे। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि केजरीवाल को सेहत के बारे में अगर किसी परामर्श की जरूरत होगी तो इसके लिए तिहाड़ जेल अथॉरिटी एम्स के मेडिकल बोर्ड से सलाह लेगी। एम्स के डायरेक्टर इसके लिए बोर्ड का गठन करेंगे और इस बोर्ड में सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट शामिल रहेंगे। लेकिन आप विडंबना देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सेहत के मुद्दे को भी राजनीति का जरिया बनाकर रख दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। 4 दिन से पूरे देश में माहौल बना दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भ्रम फैलाते और दूसरी तरफ केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनावी रैलियों में केजरीवाल को लेकर सिंपैथी का माहौल बनाने में जुटी है। कल 21 अप्रैल को रांची में इंडी गठबंधन की रैली में सुनीता केजरीवाल क्या कह रही थी, जरा एक बार वो भी सुनिए, फिर बताता हूं कि केजरीवाल को मारने की साजिश वाले आरोप का सच क्या है। देखिए अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट है, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। अच्छा, खाने के ऊपर कैमरा लगा भी दिए तो क्या हो गया? उस कैमरे से क्या हो गया? खाना बदल जाएगा? मतलब केजरीवाल जी जो है वो मीठा नहीं खाना चाहेंगे, कैमरे से घप घप करके उसमें मिठाई आ जाएगी क्या, या आम आ जाएगा? और ये भी कह रही हैं कि केजरीवाल जी रोज इंसुलिन लेते हैं, जबकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि केजरीवाल जी के वकील ने कोर्ट में बताया था कि 1 फरवरी के बाद केजरीवाल जी ने इंसुलिन नहीं लिए, वो उसको छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। सुनीता के जेल में केजरीवाल को मारने की तैयारी चल रही है, लेकिन यही तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट में इस बात को लिख कर दे रहा है कि केजरीवाल अपने घर से डायबिटीज बढ़ाने वाला खाना मंगा कर खा रहे थे। तो ऐसे में केजरीवाल की जान का दुश्मन कौन हुआ बॉस? जो खाना भेज रहा है वो, या जहां बैठ के वो खाना खा रहे हैं वो? आप देखिए कि केजरीवाल तो कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर मांग रहे थे,
लेकिन यहां तो कोर्ट ने पूरा मेडिकल बोर्ड दे दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब जब केजरीवाल को जरूरत होगी तब मेडिकल बोर्ड जेल में जाकर पर्सनल तौर से उनकी जांच भी कर सकता है। आप बताइए ऐसी सुविधा केजरीवाल को कहां मिलेगी? इसके अलावा तिहाड़ जेल अथॉरिटी हर 15 दिन में केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को भेजेगा। इतना ही नहीं, अगर नियम का पालन नहीं करते हैं तो भी जेल अथॉरिटी इसकी जानकारी तुरंत कोर्ट को देगी। यानी अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता यह माहौल नहीं बना पाएंगे कि जेल में उनकी जान खतरे में या जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहा। केजरीवाल के इंसुलिन को लेकर अलग विवाद चल रहा है। जेल प्रशासन कुछ कह रहा है, केजरीवाल जी के अलग दावे हैं। दरअसल सुनीता केजरीवाल के अनुरोध पर कल तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर की एक टीम से 40 मिनट तक कंसल्टेशन करवाया। जेल सूत्रों के मुताबिक इस कंसल्टेशन में एम्स के सीनियर डायबिटीज स्पेशलिस्ट के अलावा आरएमओ तिहाड़ यानी तिहाड़ के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर और तिहाड़ एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर मौजूद। इस दौरान एम्स के डॉक्टर ने केजरीवाल की सीजीएम यानी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का पूरा रिकॉर्ड देखा। इस रिपोर्ट में कब कितनी डायबिटीज ऊपर नीचे गई थी इसकी डिटेल थी। डॉक्टर ने केजरीवाल से यह भी पूछा कि वो किस तरह का खाना और दवाई ले रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने ना तो इंसुलिन के बारे में कोई सवाल किया और ना ही डॉक्टर ने उन्हें इंसुलिन के बारे में कोई सलाह दी। यह तिहाड़ जेल के सूत्र बता रहे हैं। अब जब यह बात सब जगह फैल गई कि केजरीवाल जी ने तो इंसुलिन का मुद्दा ही नहीं उठाया, ना ही डॉक्टर्स ने उन्हें इसकी जरूरत बताई, तो केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि उन्होंने अखबार में तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़ा, जिसे पढ़कर केजरीवाल के मुताबिक तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। वो रोज इंसुलिन मांग रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई। उन्होंने बताया भी कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई हो रहा है और एम्स के डॉक्टर्स ने उनसे कभी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। केजरीवाल का आरोप है कि तिहाड़ जेल प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे पूरा मेडिकल बोर्ड मिल गया। अब उनका अच्छी तरह से इलाज भी हो सकता है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता इसका क्रेडिट भी तिहाड़ प्रशासन को देने की बजाय खुद ले रहे हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी को सुन लीजिए एक बार। देखिए, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला किया वो इस बात को साबित करता है कि पिछले 22 दिन से अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में सही मेडिकल देखरेख नहीं मिल रही थी, सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रही थी। आज उनकी जुडिशियल कस्टडी की 22 दिन बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक स्पेशलिस्ट डायबिटीज के डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जो अरविंद केजरीवाल जी को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जी की पूरी देखरेख करेगा। अब इनको सुनिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट ने कहा कि ठीक से नहीं रखा जा रहा था केजरीवाल जी का, इसलिए बोर्ड बना दिया। जबकि सच यह है कि केजरीवाल जी गए थे कि मुझे रोज डॉक्टर से मिलकर सलाह लेने की इजाजत दीजिए। कोर्ट ने वो परमिशन नहीं दी, लेकिन यह कह दिया कि ठीक है एक बोर्ड बना दीजिए। देख रहे हैं कहां आम और कहां केला, लेकिन हो रहा है खेला। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को केजरीवाल की इतनी ही चिंता थी तो वो कोर्ट में मेडिकल बोर्ड की मांग को लेकर पहले क्यों नहीं गए? उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय अदालत में इस बात को उठाना चाहिए था कि केजरीवाल को एक्सपर्ट डॉक्टर की एक टीम की जरूरत है। वो सिर्फ हत्या की साजिश का माहौल बनाने में लगे हुए थे, लेकिन कोर्ट से इनका सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। आज अदालत से केजरीवाल को लेकर खबर आई। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत के लिए एक PIL लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाते हुए पूछ लिया कि आप कहां से आए हो भाई? PIL में केजरीवाल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरिम बेल की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछ लिया कि आपको वीटो पावर कैसे मिली, कि आपको UN के सदस्य हो क्या? इस पर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि मैं यहां केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए आया। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया हैं और केजरीवाल पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा नागरिकों को CM के जेल जाने के कारण कष्ट क्यों उठाना चाहिए? इस पर की याचिकाकर्ता से कि इसमें आप कौन है, क्या आप उनके लिए जमानत बॉन्ड भरेंगे? मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हमने पहले की जनहित याचिकाएं भी खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि लगता है पिछली बार लगाया गया जुर्माना काफी नहीं था, इसलिए लोग इस तरह की याचिकाएं लगाने से बाज नहीं आ रहे। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया और याचिका रद्द कर दी। पिछले बार भी केजरीवाल की जमानत को लेकर एक PIL लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। यानी केजरीवाल और उनकी पार्टी का नैरेटिव हर जगह फ्लॉप चल रहा है, हर जगह पर उनका नैरेटिव पिट रहा है। फिर भी आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से चुनाव के दौरान केजरीवाल को लेकर माहौल बनता रहे, जिससे
जिससे उनको चुनाव में कुछ चुन्नू सी सिंपैथी मिल जाए। खैर, अब केजरीवाल जी को सिंपैथी मिलेगी या नहीं, बाकी जो बाहर है वो तो वोट लेने की होड़ में। तो कैसे दूसरे चरण में क्या हो रहा है, अब जरा इसका चैप्टर खोलता हूं। उधर मोदी, इधर योगी विपक्ष को वोट के लिए तरसा देने की कैसे। बंगाल में कोर्ट का ऐसा फैसला आया कि ममता परेशान, मोदी की जयकार तय है क्या। कांग्रेस दफ्तर में ही कन्हैया कुमार को लेकर बवाल क्यों हो गया, यानी दूसरे चरण के चुनाव में किसका पलड़ा भारी। अब इसका कंप्लीट चैप्टर। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए पीएम मोदी के बयानों ने माहौल बना दिया, तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों ने भी गर्दा उड़ा रखा है। पीएम मोदी के बयानों पर तिल मिलाने वाले लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों को सुनेंगे तो उनके कान से धुआं फेंक देगा, क्योंकि सीएम योगी के चुनावी तेवर ऐसे हैं कि चुन चुनकर विरोधियों पर वार कर रहे हैं। यूपी में विपक्ष के लोग मुख्तार जैसे माफिया के लिए आंसू बहा रहे हैं, तो योगी ने कह दिया कि अब 5 साल जनता ऐसी छुट्टी देगी कि ये लोग फिर माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ेंगे। सुनिए सीएम योगी को, फिर बताऊंगा कि योगी ने राम और कृष्ण का विरोध करने वालों को जनता से क्या सबक सिखाने के लिए कहा है। जब मौका मिला ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा और बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। ये बात सीएम योगी ने आज आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट पर चुनावी रैली में कही। फतेहपुर सीकरी में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग। फतेहपुर सीकरी में बीजेपी 2019 के चुनाव में करीब 5 लाख वोट से जीती थी। 2019 में बीजेपी के राजकुमार चाहर ने कांग्रेस के राज बब्बर को यहां पर हराया था। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने फतेहपुर सीकरी से फिर राजकुमार चाहर को ही टिकट दिया है। उधर इंडी गठबंधन में कांग्रेस से इस सीट पर रामनाथ सिकरवार को टिकट मिला है। फतेहपुर सीकरी में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 पर बीजेपी का कब्जा है, यानी बीजेपी का गढ़ है, जहां योगी ने खड़े होकर यह बात कही। फतेहपुर सीकरी के साथ योगी ने आज अलीगढ़ में भी रैली की। अलीगढ़ में दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल शुक्रवार को वोटिंग है। वोटिंग से पहले योगी ने फिर जनता को याद दिलाया कि जो लोग राम कृष्ण पर सवाल उठाते हैं उन्हें कैसे सबक सिखाना है। सुनिए योगी जी को, फिर बताऊंगा कि दूसरे चरण के लिए अब कैसा माहौल बन गया है। आपका दायित्व बनता है, अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। कह दीजिए कि भाई नहीं। आज सीएम योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब ब्रजभूमि यानी मथुरा की बारी आ चुकी है। मथुरा समेत 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में यानी शुक्रवार को वोटिंग होगी। इन 8 सीटों में अमरोहा की सीट शामिल है। इसके अलावा मेरठ है, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर का नाम शामिल है। इन सीटों पर पिछले चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ अमरोहा सीट पर हार मिली थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 8 सीटें जीती थी। यानी दूसरे चरण में जहां मतदान है वो बीजेपी का गढ़ है। 2014 में 8 की 8 बीजेपी ने जीती और 2019 में 8 में से 7 जीती। लेकिन इस बार बीजेपी का आरएलडी के साथ गठबंधन है और अमरोहा सीट गठबंधन के तहत आरएलडी को मिली है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि 2014 की तरह इस बार भी दूसरे चरण की सभी 8 सीटों पर वो क्लीन स्वीप कर देगी। यूपी में विपक्ष जाति का कार्ड भी खेल रहा है। इससे भी सीएम योगी ने सबको अलर्ट रहने के लिए कहा है कि अब जाति वाली राजनीति नहीं चलेगी। सीएम योगी ने जाति की राजनीति करने वालों को क्या जवाब दिया, सुनिए एक बार। हमारा नारा राष्ट्रवाद का है, जातिवाद का नहीं हो सकता है। जातिवाद के नाम पर बांटने वाले लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। देश को कमजोर करने वाले जो जाति के नाम पर और परिवार के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं।
इन लोगों से सावधान रहिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि माफिया और अपराधी के साथ, देखो अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। यूपी में तो सीएम योगी ने मामला पूरी तरह सेट कर दिया है बॉस, लेकिन दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की बड़ी डिमांड चल रही है। बुलडोजर बाबा की इमेज बना चुके सीएम योगी का किस तरह स्वागत हो रहा है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई तस्वीर देखी। बिलासपुर में चुनावी रैली करने पहुंचे सीएम योगी के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गए। 30 बुलडोजर की रैली निकालकर बिलासपुर में सीएम योगी का जोरदार स्वागत हुआ है। सीएम योगी का जलवा तो यूपी के बाहर भी है, लेकिन अखिलेश यादव यूपी में ही बैकफुट पर। अखिलेश के बारे में बहुत चर्चा थी कि वो कन्नौज की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट आई तो इसमें कन्नौज सीट पर अखिलेश का नाम ही नहीं था। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 2 सीटों पर कैंडिडेट की नई लिस्ट जारी की है। इसमें कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक के सामने अखिलेश ने अपने परिवार के ही तेज प्रताप यादव को उतारा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने बलिया सीट से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर के सामने सनातन पांडे को टिकट दिया। कन्नौज सीट पर जिन तेज प्रताप यादव को अखिलेश ने टिकट दिया वो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के नाती हैं। तेज प्रताप यादव के पिता रणवीर सिंह की याद में ही सैफई महोत्सव होता था। तेज प्रताप यादव 2014 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से जीते थे। तेज प्रताप यादव लालू यादव के दामाद भी हैं। लालू की बेटी राजलक्ष्मी से उनकी 2015 में शादी हुई। अखिलेश के परिवार के अब तक कितने लोगों को टिकट मिल गया है वो भी देखिए। मैनपुरी से डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव रामगोपाल के बेटे, बदायूं से आदित्य यादव शिवपाल के बेटे, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव अखिलेश के चचेरे भाई, कन्नौज से तेज प्रताप यादव अखिलेश के भतीजे। पूरा परिवार सेट हो गया है। कन्नौज और बलिया दोनों सीटों का गणित क्या है वो भी बता देता हूं। कन्नौज लोकसभा सीट 1998 से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। कन्नौज से मुलायम सिंह, अखिलेश और डिंपल सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी ने कन्नौज में मुलायम सिंह परिवार का किला गिरा दिया था। 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,000 वोट से यहां पर हरा दिया। इसी तरह से बलिया की सीट को देखिए। बलिया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का गढ़ रहा है, जो यहां से 8 बार सांसद रहे। चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर यहां से 2 बार समाजवादी पार्टी के सांसद रहे। लेकिन मोदी लहर में बीजेपी ने 2014 और 2019 में पहली बार बलिया जीता। 2024 में बलिया में बीजेपी ने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा। इस बार नीरज शेखर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बलिया की सीट पर नीरज शेखर के सामने सनातन पांडे हैं, जो पिछली बार 15,000 वोट से हार गए थे। यूपी में तो चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है, लेकिन बिहार में भी अब प्रचार जोर पकड़ चुका है। खासतौर पर नीतीश कुमार फुल एक्टिव हो गए, क्योंकि बिहार में दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होने वाली है उसमें एनडीए के गठबंधन से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार भी अब तीखी बयानबाजी में पीछे नहीं है। सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले नीतीश कुमार ने लालू के परिवार पर तीखा हमला करके बिहार के चुनाव की गर्मी बढ़ा दी। नीतीश कुमार ने लालू के बारे में क्या कहा है सुनिए, फिर बिहार में सेकेंड राउंड का गणित बताता हूं। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था, और कितना ज्यादा होता था जी। कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था।
दूसरे चरण में बिहार में 5 सीटों पर दरअसल वोटिंग होनी है। इनमें भागलपुर है, कटिहार, पूर्णिया, बांका और किशनगंज। इनमें से 5 सीट पर एनडीए की तरफ से जेडीयू के कैंडिडेट मैदान में हैं। उधर इंडी गठबंधन से 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और 2 पर आरजेडी। 5 सीटों में सिर्फ किशनगंज की सीट है जहां एनडीए पिछली बार हारी थी, यानी 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। किशनगंज की सीट पर ओवैसी की पार्टी को भी खूब वोट मिलते हैं। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी किशनगंज में तीसरे नंबर पर आई थी। इस बार भी किशनगंज में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है और खुद ओवैसी किशनगंज में प्रचार करने के लिए गए। ओवैसी ने किशनगंज में इंडी गठबंधन को खूब हमले किए। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। फिर किशनगंज की सीट पर ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार क्या कमाल किया था, जिससे ओवैसी को बिहार से सीट निकलने की बड़ी उम्मीद है, वो भी बताऊंगा। सिर्फ 15 मिनट चलने पर ब्रिज बन गया। और याद रखो, जब अख्तर अली मान एमपी बनेगा तो हम पूरा सीमांचल चलेंगे और डेवलपमेंट लाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ 15 मिनट चले तो तेजस्वी को पसीना छूट गया। फोन पे फोन, ए अख्तर भाई क्या कर रहे हैं? वो काम शुरू हो गया तो डॉक्टर जावेद 1.5 लाख किलोमीटर चलकर भी खुश नहीं कर पाए। हम 10 मिनट चल के आपको ब्रिज लेकर आए। किशनगंज मुस्लिम प्रभाव वाला इलाका है और यह कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन ओवैसी ने बिहार के सीमांचल में एंट्री करके कांग्रेस आरजेडी में खलबली मचा दी, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर ओवैसी ने अपनी तरफ खींचा। खासतौर पर किशनगंज में ओवैसी की पार्टी 2019 में न सिर्फ तीसरे नंबर पर रही, बल्कि उसे 3 लाख के करीब वोट मिले। 3 लाख। 2019 में किशनगंज का अगर रिजल्ट देखिएगा, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को 3,67,000 वोट मिले, जेडीयू के सैयद अशरफ को 3,32,000 वोट मिले और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान को ऑलमोस्ट 3 लाख 2,95,000 के करीब वोट मिले और जीत का अंतर महज 34,000 वोट था। ओवैसी की पार्टी को बिहार के दूसरे चरण से इसलिए उम्मीद भी दिख रही है क्योंकि बिहार की जिन 5 सीटों पर वोटिंग दूसरे चरण में होनी है, उन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का बड़ा असर है। जैसे अगर आप देखेंगे कि बिहार की इन 5 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की क्या संख्या है, मुस्लिम वोटर्स आपको यह बता रहा हूं, बिहार का सेकंड फेज में जहां पर वोटिंग होनी है। जैसे अगर आप देखिए किशनगंज के अंदर 67% मुस्लिम मतदाता है, 67। इसके अलावा आप देखिए कटिहार, यहां पर 38% मुस्लिम वोटर है, 38%। भागलपुर, यहां पर देखिए, यहां पर भी करीब 15% मुस्लिम वोटर है। बांका में 10 से 15% के करीब बीच में मुसलमान वोटर कहा जाता है, यानी यहां पर अच्छी खासी संख्या है मुस्लिम वोटर्स की। इस इलाके में इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ ओवैसी बड़ी टेंशन नहीं है। इंडी गठबंधन में खुद अलग अलग सीटों पर अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। जैसे पूर्णिया की सीट पर सबको पता है कि आरजेडी से बीमा भारती चुनाव लड़ रही, जबकि कांग्रेस के पप्पू यादव अब यहां निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव की दावेदारी ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी। तेजस्वी यादव आज पूर्णिया में प्रचार करने पहुंचे और पप्पू यादव को निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव ने इशारों में कह दिया कि पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत का मतलब होगा कि एनडीए की जीत होगी। पहले तेजस्वी यादव को सुनिए, फिर दिल्ली में कैंडिडेट्स को लेकर कांग्रेस के अंदर कैसे बवाल मच गया, कन्हैया कुमार को लेकर क्या हुआ, यह भी बताऊंगा। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि अगर आप पप्पू यादव को वोट दे रहे हो तो मतलब नरेंद्र मोदी को वोट जा रहा है, अगर बीमा भारती को नहीं चुन रहे हो। इंडी गठबंधन के अंदर यह लड़ाई सिर्फ बिहार की बात नहीं है। दिल्ली जैसी जगहों पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स का विरोध हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस ने मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारा। कन्हैया का विरोध कांग्रेस के अंदर ही चल रहा है। इसी तरह से उदित राज का भी विरोध हो रहा है। उदित राज को कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से टिकट दिया है, तो कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से। दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत 3 सीटें मिली। आज दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस दफ्तर में जुटे कार्यकर्ताओं ने उदित राज और कन्हैया कुमार को बाहरी बताते हुए उनकी उम्मीदवारी का विरोध शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल से भी एक बड़ी खबर है।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आज बड़ा झटका लग गया। बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला था, आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस पर बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने साल 2016 में जिन शिक्षकों को नौकरी मिली थी, उन सबको रद्द करने का आदेश दिया। लोकसभा चुनाव के बीच में हाईकोर्ट का यह फैसला ममता सरकार की मुसीबत बढ़ा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इस मामले में ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लिया। शिक्षक भर्ती घोटाले से वैसे ही ममता सरकार बैकफुट पर है और अब हाईकोर्ट के आदेश से 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी, जो बड़ा मुद्दा बनेगा। हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है वो भी देखिए। हाईकोर्ट ने 2016 के स्कूल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट पैनल को अवैध घोषित कर दिया। इससे बंगाल में 23,753 शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरी चली जाएगी। इन सभी शिक्षकों ने जो वेतन लिया है उसे ब्याज के साथ अगले 4 हफ्ते में लौटाने के लिए भी कहा गया है। यानी एक साथ हजारों लोगों की नौकरी घोटाले की वजह से जा रही है। अगर ये सभी शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ सड़कों पर उतर गए तो ममता सरकार के लिए मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, इमेज पे जो डेंट लग रहा है सरकार के, सो अलग। बीजेपी अभी से इस मामले पर हमलावर हो गई और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत टीएमसी के कई नेता पहले से जेल में हैं और अब यह खबर आ गई जो ममता बनर्जी के लिए वाकई बंगाल में परेशानी बढ़ा देगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, कांग्रेस की नई लिस्ट आई है। इसमें बिहार और पंजाब की सीटों पर 7 कैंडिडेट्स के नाम हैं। बिहार और पंजाब से कांग्रेस के कैंडिडेट्स की जो नई लिस्ट आई है, इसमें पश्चिमी चंपारण से कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद और महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। समस्तीपुर से सनी हजारी और सासाराम से मनोज कुमार को टिकट मिला है। वहीं पंजाब के होशियारपुर से यामिनी गोमर को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पंजाब के फरीदकोट से अमरजीत कौर को कांग्रेस का टिकट मिला है। यानी कांग्रेस की एक और लिस्ट और उसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार संकल्प।